This video is not made for kids. यो भूपिंदर, थारा भाई भूपिंदर। दोस्तों देखो ये कितना अजीब सा लड़का है। बस यो भूपिंदर अपनी ही लैंग्वेज बोलता रहता है और ना जाने कैसे कपड़े पहनता है। मैंने तो ये भी सुना है कि ये हमारी तरह भगवान की पूजा नहीं करता, ये अपने ही किसी अजीब से भगवान की पूजा करता है। दोस्तों हम लोग भूपिंदर से बात नहीं करने वाले, इसे क्लास में अलग बिठा दो। अरे तुम सब भूपिंदर को क्लास में अलग बिठाने की बात क्यों कर रहे हो? अरे मोटूलाल, क्या तुम्हें नहीं पता भूपिंदर हम सबसे बहुत अलग है। अलग लैंग्वेज बोलता है, अलग कपड़े पहनता है और यहाँ तक कि भूपिंदर के अलग ही भगवान हैं। नहीं दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या तुमने अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन चैप्टर नहीं पढ़ा क्लास 8 का? मन्नू भैया से वो पढ़ लो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। चलो पढ़ते हैं इस चैप्टर को मन्नू भैया से। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन का मतलब ये होता है जब ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कम्युनिटीज एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं मेजोरिटी से जस्ट बिकॉज उनकी लैंग्वेज, कस्टम या रिलीजन डिफरेंट है। सिंपल भाषा में समझते हैं। अभी आपने देखा कि जैसे भूपिंदर था, भूपिंदर को पूरी क्लास के बच्चों ने अलग कर दिया था। तो यहाँ पर भूपिंदर क्या हो गया, एक तरीके से माइनॉरिटी, कम क्वांटिटी में है भूपिंदर और वो अलग लैंग्वेज बोल रहा है, अलग कपड़े पहन रहा है, अलग रिलीजन में बिलीव करता है, इस वजह से उसे अलग कर दिया गया। ठीक है, मेजॉरिटी में कौन थे? वो सारे क्लास के बच्चे जो एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, लगभग मिलते जुलते कपड़े पहनते हैं और एक ही रिलीजन या फिर थोड़े से डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर यही होता है हमारा मार्जिनलाइजेशन का मतलब। द पीपल हु लिव्ड इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट आर नोन एज आदिवासी। अब आदिवासी जो फॉरेस्ट के क्लोज एसोसिएशन में रहा करते थे वो लोग होते हैं। इंडिया की लगभग 8% पॉपुलेशन आदिवासी है। जो रिलीजियस प्रैक्टिस और लैंग्वेज होती है आदिवासी की, वो बहुत डिफरेंट होती है मेजॉरिटी से। फिर दोबारा से मेजॉरिटी वर्ड यूज़ करा है, मतलब नॉर्मली जो हम लोग हैं, हम लोग क्या हैं, आपके आसपास जो आपके दोस्त वगैरह हैं, ये हम लोग सब क्या है मेजॉरिटी में। तो हम लोगों से बहुत ही डिफरेंट होती है उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस और लैंग्वेज। ठीक है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज फ्रॉम डिफरेंट पर्पस आदिवासीज आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज। अब ये जो आदिवासीज हैं ये बेचारे डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट कपड़े पहनते हैं और यहाँ तक कि ये लोग क्या करते हैं, डिफरेंट ही प्रैक्टिस करते हैं रिलीजन की। लेकिन फॉरेस्ट धीरे धीरे करके काट दिए जा रहे हैं, कट कर दिया जा रहा है ट्रीज वगैरह को। तो अब ये आदिवासीज कहाँ रहे? ये तो पहले जंगलों में रहते थे, तो बेचारों को सिटीज के अंदर आना पड़ रहा है। द कम्युनिटीज विच आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर नोन एज माइनॉरिटीज। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कम्युनिटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो कम है कंपेयर टू अदर्स, जैसे आपने देखा था क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे ज़्यादा थे और सिर्फ भूपिंदर बेचारा एक अलग था। तो भूपिंदर क्या था, माइनॉरिटी, बाकी सब बच्चे क्या थे, मेजॉरिटी। ज़्यादा क्वांटिटी वाले ग्रुप्स या कम्युनिटीज़ को हम लोग बोलते हैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी किन्हें बोलते हैं, जो थोड़ा कम पार्ट के अंदर होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे इंडिया की सेट ऑफ रूल्स है। एक बुक है जिसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, रूल्स बनाए गए हैं। उसके अंदर क्लियरली जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है। अब ऐसा क्यों? अभी आपने देखा कैसे बेचारे भूपिंदर को सिर्फ वो लैंग्वेज अलग बोल रहा था, कपड़े अलग पहना था, इस वजह से उसको बोल दिया गया था कि क्लास में से सबसे अलग बिठाओ। तो ऐसा ना हो, इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहा कि जस्ट बिकॉज कोई अलग लैंग्वेज बोल रहा है, अलग कपड़े पहन रहा है, अलग उसकी रिलीजियस बिलीव्स हैं, हम लोग उसके साथ कुछ गलत व्यवहार ना करें, उसको इक्वली ट्रीट करा जाए। तो इस वजह से प्रोटेक्ट करा गया माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इंडिया के अंदर मुस्लिम्स को कंसीडर करा जाता है एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। लगभग 13.4% मुस्लिम्स थे 2001 में, लेकिन जब यही रिकॉर्ड 2011 में चेक करा गया तो मुस्लिम्स लगभग 14.23% थे टोटल पॉपुलेशन के। मार्जिनलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है समझने के लिए, जिसको
मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज, मेजर्स और सेफगार्ड्स की जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट को यूज करने की, जिससे कि जो भी लोग अपने आप को अकेला फील करते हैं सोसाइटी के अंदर या फिर मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं, उनको प्रोटेक्शन दे पाए गवर्नमेंट। मार्जिनलाइजेशन को हम लोग रेफर कर सकते हैं एक ऐसी सिचुएशन से जिसमें इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को डिप्राइव, मतलब कि उनको जो प्रिविलेजेस होते हैं, मतलब जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए या जिस तरीके से उन्हें ट्रीट करा जाना चाहिए उस तरीके से उन्हें ट्रीट नहीं करा जाता, जस्ट बिकॉज वो हम सबसे थोड़ा अलग होते हैं। जैसा आपने अभी देखा था कि भूपेंद्र जस्ट बिकॉज लैंग्वेज अलग बोल रहा था, कपड़े अलग पहन रहा था, इस वजह से उसको बेचारे को अलग तरीके से ट्रीट करा जा रहा था। मार्जिनलाइजेशन इज एक्सपीरियंस्ड इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। अगर आप देखोगे तो जिंदगी में हर जगह आपको देखने को मिलेगी मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन कभी कभी इकोनॉमिक कारणों से भी होती है, सोशल कारणों से भी होती है। इकोनॉमिक मतलब पैसे की वजह से, सोशल मतलब किसी के बातचीत करने का तरीका, उसके रहने का तरीका, कल्चरल मतलब कि वो किस भगवान की पूजा करता है, किस कल्चर को वो फॉलो करता है। कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो सब मिलकर किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स को या फिर किसी इंडिविजुअल को मार्जिनलाइज्ड फील करवाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मार्जिनलाइजेशन किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है और कैसे मार्जिनलाइजेशन को हटाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक टर्म है आदिवासी। आदिवासी जो लोग फॉरेस्ट के क्लोज कनेक्शंस में रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, ज़्यादातर जगहों पे देखा जाता है। इन मार्जिनलाइज्ड लोगों को यानी कि आदिवासीज को हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर भी कंसिडर करते हैं। इंडिया की लगभग 8% पॉपुलेशन आदिवासी है, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो उसकी सिर्फ 8% पॉपुलेशन आदिवासी है। 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर। आदिवासी किन किन स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो बहुत अलग अलग जगह प्रेजेंट है आदिवासी। लेकिन क्या आपको आदिवासी आसानी से देखने को मिल जाएंगे? बिल्कुल, आदिवासी भी हम लोगों की तरह ही होते हैं, बट वो थोड़ा जंगल में रहना प्रेफर करते हैं। हमारी तरह जो मॉडर्न क्लोथ्स हैं इन्हें पहनते नहीं हैं और शायद हमारी वाली लैंग्वेज भी नहीं बोलते। आदिवासी वर्शिप करते हैं अपने एंसेस्टर्स को। एंसेस्टर्स मतलब अपने पूर्वजों को, जैसे अपने दादा परदादा वगैरह को। अपने विलेज की भी वो लोग पूजा करते हैं और कुछ आत्माओं की भी पूजा करते हैं, नेचर स्पिरिट्स की भी वो लोग पूजा करते हैं। They have always been influenced by different surrounding religions such as शक्ता, बुद्धिस्ट, वैष्णव, क्रिश्चियनिटी एक्सेट्रा। बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स हैं जिनसे आदिवासी इन्फ्लुएंस भी होते हैं, मतलब जिन्हें वो लोग लाइक भी करते हैं और जिन्हें वो लोग शायद फॉलो भी करते हैं, जैसे शक्ता, बुद्धिस्ट, वैष्णव और क्रिश्चियनिटी। आदिवासी की खुद की लैंग्वेज होती है। संथली उनमें से एक भाषा है, लेकिन ये लोग बहुत सारी अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं। आदिवासी यूजुअली पोर्ट्रे करते हैं कलरफुल कॉस्ट्यूम्स और हेड गियर के अंदर। उनका जो डांस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है। इन जनरल बिलीफ ऑफ द पीपल, द आदिवासीज आर एक्सोटिक, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो आदिवासी लोग हैं ये तो पुराने ज़माने के हैं, बैकवर्ड लोग हैं, प्रिमिटिव हैं, जंगली टाइप लोग हैं। अरे आदिवासी लोगों को देखो कैसे हैं ये लोग तो। बट ऐसा नहीं है रियलिटी के अंदर। फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं आदिवासीज़ की लाइफ में, क्योंकि वो रहते ही फॉरेस्ट के अंदर हैं। आदिवासीज़ को फॉरेस्ट की बहुत डीप नॉलेज होती है, उन्हें फॉरेस्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। जैसे अगर आप नॉर्मल किसी शहर के बच्चे को फॉरेस्ट में ले जाके छोड़ दो तो शायद वो डर के मारे रोने लगेगा, लेकिन यहीं पर अगर कोई आदिवासी बच्चा है तो उसे फॉरेस्ट की हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होगी। यहाँ तक कि उसको ये भी पता होगा कि कौन से पत्ते या फिर कौन सा पेड़ जहरीला है और किस चीज़ के पास नहीं जाना। हिस्ट्री इज विटनेस दैट बिग एम्पायर हैव heavily depend on आदिवासीज फॉर द क्रूशियल एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स, मतलब जो राजाओं के साम्राज्य हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े राजा जो हुआ करते थे, वो लोग भी डिपेंड होते थे आदिवासीज के ऊपर। कैसे? आदिवासी तो बेचारे बस जंगल में रहते हैं, तो उनके ऊपर कैसे डिपेंड थे?
क्योंकि आदिवासीज को फॉरेस्ट के रिसोर्सिस के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी। वो लोग फॉरेस्ट के पेड़ों से दवाइयाँ तक बनाना जानते हैं। तो सोच लो कितने इंपॉर्टेंट थे आदिवासी पिछले ज़माने में। आज के समय में इन्हीं आदिवासीज को हम लोग मार्जिनलाइज्ड कंसिडर करते हैं। ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के अंदर आते हैं। प्री कॉलोनियल टाइम के अंदर जो आदिवासीज थे वो बेसिकली हंटर, गैदरर्स और नोमैड्स थे। मतलब कि पहले के समय में दे प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सम आदिवासीज ऑल्सो कल्टिवेटेड इन वन प्लेस। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब ये कि आदिवासी लोग कभी भी एक जगह पर रुक कर नहीं रहते थे, वो मूव करते रहते थे, तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। कुछ आदिवासी ऐसे भी थे जो एक जगह रुक कर कल्टीवेशन कर लिया करते थे। स्लोली एंड स्टेडली, धीरे धीरे करके, ड्यू टू इकोनॉमिक चेंजेस, फॉरेस्ट पॉलिसीज, इन सब आदिवासीज को अपने फॉरेस्ट छोड़ने पड़े। फॉरेस्ट छोड़ना इनकी चॉइस नहीं थी, बट इनको फोर्स करा गया था फॉरेस्ट छोड़ने के लिए। जो फॉरेस्ट लैंड पहले आदिवासीज के पास था, मतलब आदिवासी बिलोंग करते थे फॉरेस्ट लैंड को, अब वो हटा दिया गया था, आदिवासी से ले लिया गया था, जस्ट बिकॉज वहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करनी थी गवर्नमेंट को, या फिर वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को कुछ काम था। तो इंडस्ट्रीज़ जो आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देखते हैं, या तो उन लोगों को उन जंगलों की ज़रूरत पड़ गई थी, या फिर एग्रीकल्चर के लिए उन जंगलों की ज़रूरत पड़ी थी। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स, मोर देन 50% ऑफ पर्सन्स डिस्प्लेस्ड ड्यू टू माइंस एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स आर ट्राइबल्स। तो अगर हम लोग गवर्नमेंट का भी ऑफिशियल रिकॉर्ड देखें तो उसमें ये पता चलता है कि लगभग 50% लोग जो गए थे यहाँ से डिस्प्लेस हो गए थे, वो माइंस, जो आपने देखा होगा खदानें होती हैं जहाँ से हम लोग गोल्ड और ये कोल वगैरह लेते हैं अर्थ के अंदर से, वहाँ पर वो डिग करने की वजह से, माइंस बनाने की वजह से वहाँ से 50% लोग जो गए थे वो ट्राइबल पीपल ही थे। Another recent data shows that 79% of the persons displaced from the states of Andhra Pradesh, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड आर ट्राइबल्स। बहुत दुख की बात है कि इतने सारे आदिवासी लोगों को जाना पड़ा जस्ट बिकॉज हम लोगों को उनके लैंड की ज़रूरत पड़ी और हमने उनके लैंड का यूज़ करा। विद लॉस ऑफ एक्सेस टू फॉरेस्ट, आदिवासीज लॉस देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अब ये जो आदिवासीज थे, अभी आपको पता चला था कि कैसे फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते थे, वहीं से खाते थे, वहीं से अपनी मेडिसिन बनाते थे और वहीं पर रहा भी करते थे। लेकिन अब जब इनसे वो फॉरेस्ट छीन लिया गया तो इन्हें ज़िंदगी जीने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही थी। इन लोगों को माइग्रेट होना पड़ा, मतलब कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में आना पड़ा अपने काम के लिए, इन सर्च ऑफ वर्क, अपना काम धंधा करने के लिए, जॉब के लिए। सिटीज़ के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा मिजरेबल लाइफ थी। मिजरेबल मतलब कि बहुत गंदी ज़िंदगी ये जिया करते थे। आप ये सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा इन्हें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी। जो इनके बच्चे थे वो माल नरिश थे, मतलब अच्छे से खा पी नहीं पाते थे, पूरा नरिशमेंट इनके बच्चों को नहीं मिल पाता था। वाई? बिकॉज पहले जब ये फॉरेस्ट में रहते थे तो अच्छे से फॉरेस्ट के अंदर जो फ्रूट्स होते थे, वेजिटेबल्स होते थे और जो हम लोग मेडिसिन्स वगैरह देखते हैं, वो सारी चीज़ें अपने बच्चों को दे देते थे, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा हेल्दी थे। लेकिन अब शहर के अंदर हर चीज़ लेने के लिए इन्हें पैसा चाहिए, और ये आदिवासी लोग तो पढ़े लिखे होते नहीं हैं, दे हैव नो एक्सेस टू एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई करी नहीं होती, तो अब ये पैसा कैसे कमाएं? इनको लेबर का काम करना पड़ता है जिसमें बहुत कम पैसा मिलता है, बहुत कम सैलरी मिलती है। इस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। 45% of tribal groups in rural areas and 35% in urban areas live below the poverty line। तो ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, लगभग अगर हम लोग देखें तो 45% जो लोग हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, वो बिलो पॉवर्टी लाइन जीते हैं। अब ये बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या है? पॉवर्टी लाइन सबसे पहले होती क्या चीज़ है? तो गवर्नमेंट ने एक अमाउंट फिक्स करा होता है, हर साल ये चेंज होता है। जैसे अगर कोई बंदा 5000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहा है तो उसको बोल देंगे कि ही इज़ अंडर पॉवर्टी लाइन, मतलब कि गरीबी रेखा के अंदर है, ये गरीब कंसिडर हम इसे कर सकते हैं, ये ऐसे डिसाइड करती है गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन ये जो लोग हैं, अगर हम लोग देखें, आदिवासी लोग जो हैं वो बेचारे ट्राइबल ग्रुप्स वाले लोग हैं, ये लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब ये समझ लो जो पॉवर्टी लाइन गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है उससे भी नीचे ये पैसा कमाते हैं। तो सोचो कैसे रहते होंगे, कैसे खाना पीना खाते होंगे। द टर्म माइनॉरिटी रेफर्स टू द कम्युनिटीज़, मतलब जो टर्म माइनॉरिटी है वो रेफर करते हैं हम लोग उन कम्युनिटीज़ के लिए
जो कि नंबर के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन से। जैसे अगर हम लोग देखें तो कोई सर्टेन हमने पॉपुलेशन के अंदर ले लिया जो कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, और उनमें से कुछ जो कम लोग हैं उन्हें हम लोगों ने बोला है, कुछ कम लोगों का ग्रुप है उन्हें हमने बोल दिया है माइनॉरिटी। जैसे कि मुस्लिम्स को भी हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनलाइज्ड बोलते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू मेजॉरिटी ग्रुप, जो मेजॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करते हैं लोग, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि ओवर पावर करते हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को। मतलब कि जो माइनॉरिटी वाली कम्युनिटी है उनसे ज़्यादा पावर किसके पास होंगी, मेजॉरिटी वाले जो ग्रुप होंगे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा लोग हैं। इस वजह से कभी कभी ये जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो कम क्वांटिटी के अंदर लोग हैं या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इन्हें प्रॉब्लम भी फेस करने को मिलती है। गवर्नमेंट ने इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इस चीज़ का ध्यान रखते हुए उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। मुस्लिम कम्युनिटी जो कि सोशली मार्जिनलाइज्ड है। मुस्लिम्स हमारी पॉपुलेशन के 13.4% है, मतलब जो पूरी इंडिया की पॉपुलेशन है उसका 13.4% मुस्लिम्स हैं। दे हैव ओवर द ईयर्स बीन डिप्राइव्ड ऑफ मैनी बेनिफिट्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो सरकार प्रोवाइड कराती है लोगों को, वो सारे बेनिफिट्स मुस्लिम्स को नहीं मिल पाए हैं। मुस्लिम्स के पास बहुत कम एक्सेस होता है टू एजुकेशन, मतलब बहुत मुश्किल से ये लोग पढ़ पाते हैं मुस्लिम्स लोग। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज़ लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटीज़, और यहाँ तक कि ये भी देखने को मिला है कि जैसे बेसिक एम्यूनिटीज़ हो गई, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब तो हर किसी को मिलना चाहिए, वो भी कभी कभी इन्हें नहीं मिलता है। इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टू दे ऑलवेज लैग बिहाइंड टू अदर कम्युनिटीज़। अगर हम लोग और कम्युनिटीज़ को देखें, जैसे हिंदूज़ को देखें, और भी अलग अलग कम्युनिटीज़ है, सिख्स को देखें, तो उन सब से काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं मुस्लिम्स। जॉब के मामले में भी अगर देखा जाए तो, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी देखा जाए तो, मतलब जॉब भी काफ़ी ज़्यादा कम मुस्लिम्स कर पाते हैं। वाई? बिकॉज एजुकेशन काफ़ी कम है इनके पास। अब बात करते हैं ये जो एजुकेशन वाला मुद्दा है, इस पे आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि नहीं मेरा तो ये फ्रेंड है ऐसे ऐसे, उसका नाम ही इज़ ऑल्सो मुस्लिम, लेकिन वो तो सर अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, आप मान लीजिए लगभग 60 to 70% ऐसे मुस्लिम्स हैं जिनको एजुकेशन के रिलेटेड बहुत कम एक्सेस होता है। लेकिन जो बाकी के 30% है वो थोड़े से लक्की होते हैं, जिनके पास चांस होता है, जिनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं उनका पढ़ाई में, तो वो लोग पढ़ सकते हैं। द गवर्नमेंट इज़ वेरी एक्टिव। अब जो गवर्नमेंट है इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो इम्प्रूव कर रही है कैसे ना कैसे करके मुस्लिम्स की कम्युनिटी को। गवर्नमेंट चाहती है कि कैसे ना कैसे करके मुस्लिम्स इन सारी प्रॉब्लम से निकले। गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमिटी, मतलब कि एक हाई लेवल का ग्रुप भी बनाया 2005 के अंदर, जो एग्जामिन करे सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया, जिसका काम सिर्फ ये था कि वो पता लगाए कि कैसे मुस्लिम लोग रह रहे हैं इंडिया के अंदर, उनके पास पैसों की कितनी कमी है, वो लोगों से कितने अच्छे से बातचीत कर पा रहे हैं और कम्युनिटी वालों से कितने अच्छे से वो लोग घुल मिल पा रहे हैं, और उनका एजुकेशन स्टेटस क्या है, मतलब कितनी पढ़ाई कर पा रहे हैं वो। तो इस रिपोर्ट को डिस्कस करा गया डिटेल के अंदर। द रिपोर्ट डिस्कसेज इन डिटेल द मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी। बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करा गया कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं मुस्लिम्स को। इट suggests that on a range of social, economic and education indicators, the situations of the Muslim community is comparable to total of other marginalized community like scheduled caste and scheduled tribes. तो अगर देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि जो मुस्लिम्स हैं वो लोग भी लगभग जितना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वाले लोग पढ़ पाते हैं उसी लेवल पे हैं लगभग। तो काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम्स को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हमारी कंट्री में, जस्ट बिकॉज दे आर मार्जिनलाइज्ड, वो क्वांटिटी में कम है। मुस्लिम कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस सच एज वियरिंग बुरखा एंड फैज makes them different from others. Because of this, they tend to be identified differently, and some people think that they are not like the rest of us. This often becomes an excuse to treat them unfairly. तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो मुस्लिम्स हैं वो क्या पहनते हैं, बुरखा पहनते हैं, कुछ लोग वाइट कलर की कैप पहन लेते हैं अपने सर पे, उस वजह से लोग उन्हें डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं और लोगों को ये लगता है कि ये हमारी तरह थोड़ा है, ये तो देखो बुरखा पहने, ये तो वाइट कलर की कैप पहने, ये तो इनसे तो दूर रहो, इनसे दूर रहो। तो अनफेयरली लोग उन्हें ट्रीट करने लगते हैं। द सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स हैड लेड टू देम माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेस वेयर दे हैव लिव्ड। तो अब इसी वजह से जो ये सोशल मार्जिनलाइजेशन है
उन लोगों की क्वांटिटी कम है और लोग उन्हें डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं, इसी वजह से मुस्लिम्स जहाँ पर पहले रहा करते थे अब वहाँ से वो हटकर कहीं और जाना उन लोगों ने शुरू कर दिया है। इन अवर कंट्री देयर आर सेवरल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ लाइक दलित्स। तो अब दलित भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं, कम क्वांटिटी के अंदर हैं, उन्हें भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इट इज़ क्वाइट एसेंशियल टू ब्रिंग दीज कम्युनिटीज़ इन द मेन स्ट्रीम। बहुत ज़रूरी है कि इन कम्युनिटीज़ को भी, जैसे हिंदू एक कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी को क्या मेन स्ट्रीम में जगह मिली हुई है क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, ऐसे ही इन सब लोगों को, जैसे दलित्स हो गए, मुस्लिम्स हो गए, इन सब के पास भी सारे राइट्स होने चाहिए जिससे कि ये लोग अपनी डेवलपमेंट कर पाएँ और जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ जा पाएँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर ये अपना डेवलपमेंट कर सके। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मार्जिनलाइज सिंपली उन लोगों को बोलते हैं जो कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। हमारी कंट्री के अंदर मार्जिनलाइजेशन से जो भी प्रॉब्लम होती है हमें पता चला, और यहीं पर ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आदिवासी लोग कौन होते हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आदिवासी लोग हम किन्हें बोलते हैं, हु आर आदिवासी। वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनु से ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।